अमेरिकी नौसेना अब रक्षात्मक रवैया नहीं अपना रही है। शक्ति प्रदर्शन के एक जबरदस्त प्रदर्शन में हूती विद्रोहियों का एक बड़ा गढ़ शायद नक्शे से मिट गया है। यमन के ऊपर रात के आसमान में विस्फोटों की आवाज गूंज रही थी और यह कोई चेतावनी नहीं थी, यह एक संदेश था। लाल सागर में महीनों के तनाव के बाद अब कार्रवाई शुरू हो गई है। यह हमला तेज, सर्जिकल और विनाशकारी था। तो असल में क्या हुआ और अभी क्यों, आइए इसे समझते हैं। लाल सागर की सतह कांच की तरह चिकनी थी, ऐसी शांति जो मन को तब तक भटकाती रहती है जब तक आपको याद नहीं आ जाता कि आप कहां हैं। यूएसएस ग्रेवली पर हर इंच स्टील और मशीनरी सतर्कता के लिए बनाई गई है। यह आर्लेबर्ग श्रेणी का विध्वंसक जहाज धनुष से लेकर पिछले हिस्से तक लगभग 500 फीट लंबा है और इसका पतवार शार्क की तरह लहरों को चीरता हुआ चलता है। उस चिकने आकार के नीचे 6 गैस टरबाइन गर्जना करते हुए 1000 से ज्यादा हॉर्स पावर पैदा करते हैं। डेक पर नाविक मार्क 41 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के इर्द गिर्द अभ्यास के साथ सटीकता से चलते हैं। टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों, मानक सतह से हवा में मार करने वाले रॉकेटों और उन्नत सी स्पैरो मिसाइलों को एक झटके में दागने के लिए तैयार ट्यूबों की कतारें। उनके ऊपर SPI-1D चरणबद्ध एरे रडार टुकड़ों की एक थाली की तरह ऊंचा खड़ा है। क्षितिज को 360 डिग्री समुद्र तल से आकाश तक स्कैन कर रहा है। हर सेकंड यह हजारों रेडियो पल्स भेजता और प्राप्त करता है, किसी भी आने वाले खतरे की हल्की सी भी प्रतिध्वनि की तलाश में। कॉम्बैट इंफॉर्मेशन सेंटर में डेक के नीचे ऑपरेटर स्टार मैप, ब्लिप ऑन ट्रैक, क्लोजिंग डिस्टेंस, स्पीड वेक्टर जैसे डिस्प्ले देखते हैं। वे प्रत्येक संपर्क को टैग करते हैं, उसे एक खतरे का स्तर देते हैं। ऑन एजिस कॉम्बैट सिस्टम में डेटा फीड करते हैं, जो एक ऐसा दिमाग है जो एक साथ दर्जनों लक्ष्यों को संभाल सकता है। जब गंभीर लड़ाई होती है तो यह सुरक्षा की परतों के साथ ऐसा करता है। SM-2 मिसाइलें ऊंची उड़ान भरने वाले खतरों को रोकने के लिए पहुंचती हैं। रोलिंग एयरफ्रेम मिसाइलें तेजी से पीछा करती हैं। पैंतरेबाजी से लक्ष्य और फैलैंक्स क्लोज इन हथियार प्रणाली, जिसके 6 बैरल 400-500 राउंड प्रति मिनट की रफ्तार से घूमते हैं, कुछ हजार गज से ज्यादा नजदीक आने वाली किसी भी चीज को मार गिराने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ तो बेहतरीन सुरक्षा व्यवस्था भी चतुराई से परखी जाती है। यमन के दुर्गम तट पर हूथी सेना ने छोटे तैयार ड्रोन और चीन निर्मित C-802 एंटी-शिप मिसाइलों को एक शक्तिशाली मिश्रण में बदल दिया है। C-802, जिसे वेव स्किमिंग किलर का उपनाम दिया गया है, लगभग 620 मील प्रति घंटे की रफ्तार से समुद्र की सतह पर वार करता है। इसका 365 पाउंड का वारहेड पतवारों को भेदने या जहाज की हड्डियों को हिला देने के लिए तैयार है। रडार पर यह एक धीमी फुसफुसाहट की तरह दिखाई देता है, जिसे पलक झपकते ही आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है। फिर शाहिद 136 कैमिकेज ड्रोन है, जो पहली नजर में साधारण लगते हैं, लेकिन इनका डिजाइन दमदार है। इसकी लंबाई लगभग 3-5 मीटर है, यानी एक छोटी कार के हुड के बराबर, जिसके पंखों का फैलाव लगभग 2-5 मीटर है। यह इतना चौड़ा है कि स्थिर उड़ान भर सके, लेकिन इतना सघन भी कि इसे आसानी से हिलाया जा सके। इसका शरीर एक कटे हुए डेल्टा पंख के आकार में सहजता से घुल मिल जाता है, मानो एक त्रिभुज हो जिसके सिरे कटे हुए हों। हर पंख के सिरे पर एक छोटा सा स्थिरीकरण पतवार लगा होता है, जो छोटे पंखों जैसा होता है और इसे हवा में संतुलित रखता है। आगे, ठीक आगे की ओर वारहेड लगा है। यह बहुत बड़ा नहीं है, लगभग 30 से 50 किलोग्राम या 66 से 110 पाउंड, लेकिन इतना शक्तिशाली है कि जहाज के डेक को चीर सकता है या हल्के कवच को भेद सकता है। इसके पीछे धड़ में ईंधन और नियंत्रण होते हैं जो ड्रोन को उसके लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। पीछे की ओर मुड़ें तो आपको इसका छोटा पारंपरिक पिस्टन इंजन मैटो MD-550 दिखाई देगा। यह 4 सिलेंडर वाला पावर हाउस संभवतः जर्मन लिम्बाच डिजाइन पर आधारित है और 2 ब्लेड वाले पुशर प्रोपेलर को चलाता है। विमान के आगे वाले प्रोपेलर की तरह ड्रोन को आगे की ओर खींचने के बजाय यह पीछे से धक्का देता है, जिससे शाहिद 136 को चलते समय एक विशिष्ट ध्वनि मिलती है। इसे हवा में उड़ाने के लिए एक छोटे रॉकेट बूस्ट की जरूरत होती है, जो एक साधारण लॉन्च फ्रेम पर लगा होता है, इतना बुनियादी कि आप इसे पूरी तरह से एक ट्रक के पीछे बांध सकते हैं। लॉन्च के समय एक छोटा रॉकेट सहायता प्राप्त टेकोनाफ राटर मोटर चालू हो जाता है। कुछ ही सेकंड में ड्रोन हवा में उड़ जाता है, रॉकेट नीचे गिर जाता है और बाकी उड़ान पिस्टन इंजन द्वारा पूरी की जाती है। ऊपर पहुंचने के बाद यह लगभग 115 मील प्रति घंटे या 184 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। यह बहुत तेज तो नहीं है, लेकिन इसकी निचली उड़ान लगभग पानी के ऊपर से गुजरती हुई रडार के लिए इसे पकड़ना मुश्किल बना देती है। लगभग 200 किलोग्राम के कुल वजन के साथ यह मौसम और उड़ान पथ के आधार पर 970 से 500 किलोमीटर तक उड़ान भरने के लिए पर्याप्त ईंधन ले जा सकता है। हालांकि इसे एक तरफा हथियार के रूप में बनाया गया है, लेकिन शहीद 136 का डिजाइन अन्य भूमिकाओं में भी काम आ सकता है। अमेरिकी सेना के उपकरण गाइड में हवाई टोही या सर्वेक्षण की क्षमता का उल्लेख है, भले ही पकड़े गए रूसी संस्करणों में कोई कैमरा न देखा गया हो।
इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात इसका मार्गदर्शन है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार कुछ ड्रोन सेंसर या रियल टाइम डेटा लिंक का इस्तेमाल करके संभवतः मलबे में मिले इरिडियम सैटेलाइट फोन सिम कार्ड के जरिए चलते हुए जहाजों को नजर की रेखा से परे ले जाने के लिए लॉक हो गए हैं। ग्रेवली का एजिस सिस्टम इमरजेंसी मोड में ऐसे चला गया जैसे कोई रेस कार नाइट्रो बटन दबा रही हो। कल्पना कीजिए एक विशाल मस्तिष्क की, जिसमें 1000 आंखें लगी हों, जो एक साथ समुद्र और आकाश का अवलोकन कर रही हों। इसके केंद्र में AN Spy-1 रडार है, एक सपाट काला पैनल जो हर सेकंड 45,000 रडार पल्स भेज सकता है। ये पल्स सीमा में आने वाली किसी भी चीज से टकराते हैं, चाहे वह जहाज हो, हवाई जहाज हो, यहां तक कि लहरों को छूते हुए कम ऊंचाई पर उड़ने वाला C-802 भी। कॉम्बैट इंफॉर्मेशन सेंटर में कंसोल हरी और पीली बत्तियों से जगमगा रहे थे। हर वर्क स्टेशन, जिसे MK7 डिस्प्ले कहा जाता था, हर आने वाले खतरे का रियल टाइम ट्रैक दिखा रहा था। कंप्यूटर पलक झपकते ही ज्यामिति के सवालों को हल कर लेते थे, मिसाइल के आर्क की गणना करते थे, भविष्यवाणी करते थे कि वह रक्षात्मक शॉट कहां मारेगा, हवा और लहरों के हिसाब से समायोजन करते थे, और साथ ही दूसरे जहाजों और विमानों के साथ समन्वय करते हुए एनक्रिप्टेड लिंक्स पर डेटा साझा करते थे, जो वास्तविकता से ज्यादा विज्ञान कथा जैसा लगता था। जब ऑपरेशन ऑफिसर ने C-802 मिसाइलों की घोषणा की, जिनमें से 270 डिग्री की दिशा में थीं, तो सबकी नजरें स्क्रीन पर टिक गईं। लगभग 3000 पाउंड वजनी ये मिसाइलें जेट की गति से तेजी से आ रही थीं। ग्रेवली का एजिस जरा भी नहीं हिला। इसने एक पल में ही लक्ष्य पर निशाना साध लिया और स्टैंडर्ड मिसाइल 2 इंटरसेप्टर को कतार में खड़ा कर दिया। ट्रूमैन पर वापस आते ही अचानक आदेश आया, सभी इंजनों को पूरी शक्ति से चालू करो। आप लगभग महसूस कर सकते थे कि विमानवाहक पोत के 2 परमाणु रिएक्टर दहाड़ रहे हैं, 800,000 टन स्टील और कंक्रीट को 30 नॉट की मालगाड़ी में बदल रहे हैं। ट्रूमैन चाहे कितनी भी तेज गति से क्यों न जा रहा हो, उसका सबसे अच्छा बचाव ग्रेवली की ढाल ही थी। बाहर शाम का अंधेरा गहरा रहा था। सूरज की आखिरी किरणों ने क्षितिज को बैंगनी रंग में बदल दिया, जो यमन के रेगिस्तान में एक छिपे हुए प्रक्षेपण स्थल से उठते धुएं के गुबार से मिल गया। धुएं का वह पतला सा आवरण इस बात का सबूत था कि किसी ने इसकी योजना पहले से ही बना रखी थी। उन्होंने उन C-802 और शेड 146 को जलाया, यह जानते हुए कि मंद होती रोशनी उन्हें रडार पर गायब कर देगी। ग्रेवली के डेक पर SM-2 मिसाइलें अपने कनस्तरों में तैयार खड़ी थीं। उनकी चिकनी नलियां विशाल तीरों की तरह उभरी हुई थीं। डेक पर चालक दल लगभग खामोश सटीकता से आगे बढ़ रहा था। उनके स्टील के पंजे वाले बूट पतवार से टकराकर गूंज रहे थे। कोई बकबक नहीं, बस सांसें और सेफ्टी पिनों की क्लिक की आवाज। जब एजिस ने हरी बत्ती दी तो हैच खुल गए और SM-2 ने तेजी से उड़ान भरी। धुएं के निशान अंधेरे होते समुद्र पर फैल रहे थे। सूरज डूब रहा था, पानी पर लंबी परछाइयां पड़ रही थीं, लेकिन खतरा तेजी से बढ़ रहा था। 2 C-802 मिसाइलें वाहक समूह की ओर दौड़ी, जिनमें से प्रत्येक एक स्टील के खंजर की तरह लगभग 620 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में वार कर रही थी। ग्रेवली के SPI-1D रडार डिस्प्ले पर आने वाले खतरे लगभग 105 समुद्री मील दूर छोटी छोटी गुस्से भरी चेतावनियों की तरह टिमटिमा रहे थे। कॉम्बैट इंफॉर्मेशन सेंटर के अंदर गतिविधि की एक गूंज सुनाई दी। जहाज का डिजिटल मस्तिष्क एजिस कॉम्बैट सिस्टम सक्रिय हो उठा। 4 चपटे रडार पैनल, जिनमें से प्रत्येक प्रति सेकंड 44,000 स्पंद भेज रहा था, समुद्र और आकाश को सभी दिशाओं में स्कैन कर रहे थे। ऑपरेटरों ने सैकड़ों ब्लिप्स को जटिल पैटर्न में घूमते हुए देखा। उनके कंसोल ट्रैक और वेक्टर से चमक रहे थे। सिस्टम ने C-802 को तुरंत पहचान लिया, उन्हें उच्च प्राथमिकता वाले लक्ष्यों के रूप में चिह्नित किया और एजिस फायर कंट्रोल कंप्यूटर में डेटा डाला। कुछ ही क्षणों बाद 2 मानक मिसाइल, 2 ब्लॉक 3A इंटरसेप्टर अपने कैनिस्टर से ऊपर की ओर खिसक गए, बिना एक शब्द बोले। डेक पर तैनात कर्मचारी अनगिनत अभ्यासों से उपजी सटीकता के साथ आगे बढ़े। SM-2S ने गड़गड़ाहट के साथ प्रज्वलित होकर 500 मील प्रति घंटे से भी अधिक की गति से मैक 3-5 तक गति पकड़ी और अंधेरे होते समुद्र के ऊपर से निकल गए। उनके सफेद धुएं के निशान चोटिल बैंगनी आसमान पर तीखी रेखाएं बना रहे थे। सेकंड बीतते गए और इंटरसेप्टर ने दूरी कम कर ली। पहले 75 समुद्री मील, फिर 50। एक चकाचौंध भरे प्रदर्शन में दोनों SM-2 ने अपने निशाने भेद लिए। C-802 के पास उच्च विस्फोटक बमों के विस्फोट होते ही चमकदार नारंगी चमक ने गोधूली बेला को जगमगा दिया। जलवाष्प के बादल ज्वालामुखी विस्फोटों की तरह फूट पड़े और मिसाइलों के टुकड़े लहरों पर बिखरते हुए बरस पड़े। खतरा पल भर में गायब हो गया और समुद्र की सतह पर केवल विस्फोटों और लहरों की गूंज रह गई। फिर भी जैसे ही आखिरी शॉकवेव थम गई, खतरे की एक और लहर मंडरा रही थी। दर्जनों शॉहेड 136 कैमिकेज ड्रोन भारी कदमों से आगे बढ़ रहे थे, जिनमें से प्रत्येक प्लाईवुड के आकार का था और लगभग 110 पाउंड विस्फोटक लिए हुए था। उनकी धीमी गति, लगभग 115 मील प्रति घंटे की गति, उन्हें रडार की नजर में असुरक्षित बनाती थी, लेकिन लहरों के ठीक ऊपर उनकी नीची उड़ान पथ ने उन्हें मुश्किल से दिखाई देने वाले खतरों में बदल दिया।
प्रत्येक की कीमत लगभग $20,000 होने के बावजूद जब इन्हें झुंड में छोड़ा जाता था तो ये एक गंभीर चुनौती पेश करते थे। महंगे इंटरसेप्टर बर्बाद करने के बजाय ग्रेवली ने अपने फालेंक्स क्लोज इन वेपन सिस्टम पर भरोसा किया, जो जहाज की अंतिम रक्षा पंक्ति थी। यह घूमने वाली 20 मिमी की तोप, जिसकी तुलना अक्सर एक यांत्रिक संरक्षक ड्रॉइड से की जाती है, प्रति मिनट 400-500 राउंड तक घूम सकती थी। जैसे ही ड्रोन धुंध से बाहर निकले, फालेंक्स रडार ने एक साथ कई लक्ष्यों पर नजर डाली और सटीक निशाने का डेटा बंदूक के फायर कंट्रोल कंप्यूटर को भेज दिया। डेक पर गैटलिंग बैरल गरज उठे। हर फायर के साथ टंगस्टन के प्रोजेक्टाइल हवा में तेजी से फैल रहे थे। जहां गोलियां प्लाईवुड ड्रोनों पर लगीं, वहां छोटे छोटे विस्फोट हुए, जिससे उनके पंख और शरीर टुकड़े टुकड़े हो गए। 10 सेकंड के भीतर खतरा टल गया। ड्रोन के मलबे के नाजुक टुकड़े पानी पर तैर रहे थे। समुद्र एक बार फिर भयावह रूप से शांत हो गया, सिवाय धातु और लकड़ी के टुकड़ों के जो तैर रहे थे। सन्नाटा छा गया, जो अभी अभी हुआ था उस एहसास से भारी। $2 करोड़ के SM-2 और एक मैगजीन भर का फालेंक्स गोला बारूद मुट्ठी भर कम कीमत वाले रॉकेट और ड्रोन को रोकने में खर्च हो गया था। ऐसा लगा जैसे किसी मक्खी को कुचलने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल किया जा रहा हो। लेकिन असल बात तो यही थी, बाहरी समर्थन से समर्थित हूतियों ने इस असंतुलन का फायदा उठाया। उनके सस्ते हथियारों ने अमेरिकी नौसेना को अपनी सबसे उन्नत सुरक्षा व्यवस्था को खपाने पर मजबूर कर दिया, जिससे महंगी मिसाइलें और गोला बारूद खत्म हो गए। शाम 6 बजे तक लाल सागर में फिर से शांति छा गई। केवल मलबा बचा था। उछलते हुए टुकड़े उस हमले की कहानी बयां कर रहे थे, जो मुश्किल से बेड़े तक पहुंचा था। फिर भी इस जगह ने कुछ कठिन सवाल खड़े कर दिए। यमन के रेगिस्तानी लड़ाके दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना को कैसे चुनौती दे सकते थे? इसका जवाब उनके उपकरणों और उन्हें उपलब्ध कराने वाले संरक्षकों में छिपा था। C-802, जो मूल रूप से चीनी डिजाइन का था, ईरानी अपग्रेड से लैस था। शहीद 140 एक ईरानी निर्मित था, जिसे सस्ते में और बड़ी संख्या में बनाया गया था। यमन की रेत में छिपे प्रक्षेपण स्थलों से धुआं निकलता था, जो सावधानी पूर्वक योजना का संकेत था। हर हमला, हालांकि नाकाम रहा, एक दुष्प्रचारपूर्ण जीत साबित हुआ, जिसने अमेरिकी नौसेना पर हमला करने का साहस किया, जिससे अमेरिका को महंगी प्रतिक्रियाएं झेलनी पड़ी और उसके संकल्प की परीक्षा हुई। ये हमले विमान वाहक पोत को डुबोने के लिए नहीं थे, बल्कि आत्मविश्वास को हिलाने, प्रतिक्रियाओं को मापने और समय के साथ रक्षा को कमजोर करने के लिए थे। हर रोकी गई मिसाइल, हर नष्ट हुए ड्रोन ने नौसेना के भंडार को कमजोर किया और साथ ही हमलावर की घरेलू प्रतिष्ठा को भी बढ़ाया। पर्दे के पीछे ईरान का प्रभाव साफ दिखाई दे रहा था। अदृश्य हाथ हथियार, प्रशिक्षण और निर्देशन कर रहा था। ढलती शाम में बजरी के रडार पैनल क्षितिज पर नजर गड़ाए हुए थे। यह खोज रहे थे कि आगे क्या हो सकता है। पानी एक बार फिर शांत हो गया था, लेकिन खतरा यहां कभी नहीं थमता था। आधुनिक नौसैनिक युद्ध की दुनिया में यह साफ था कि सस्ते युद्ध के खिलौने, चतुर रणनीतियां और छुपे हुए प्रायोजक किसी भी मजबूत किले जितने बड़े हो सकते हैं। कुछ सेकंड के लिए सोचा जाए तो ईरान की संलिप्तता खुले तौर पर नहीं है, लेकिन उसकी उंगलियों के निशान मिसाइलों, ड्रोनों और रणनीतियों पर हर जगह दिखाई देते हैं। उन्होंने हूतियों को छद्म सेना में बदल दिया है, उन्हें आगे बढ़ा दिया है ताकि तेहरान को कभी भी अपने सैनिकों को जोखिम में न डालना पड़े। विमान वाहक पोत पर हर हमले का एक बड़ा मकसद था, अमेरिकी सुरक्षा को कमजोर करना, कमांड सेंटरों में संदेह पैदा करना और लाल सागर को तनावग्रस्त बनाए रखना। पर्दे के पीछे ईरान के हथियार कारखाने C-802 क्रूज मिसाइलें और शहीद 136 ड्रोन बनाते हैं, फिर उन्हें तस्करों के जटिल नेटवर्क और गुप्त आपूर्ति लाइनों के जरिए यमन पहुंचाते हैं। C-802 अपनी लहरों से टकराने वाली उड़ान क्षमता और भारी वारहेड एंड प्लाईवुड ऑफ प्रोपेलर वाले शाहिद ड्रोन, कम लागत वाले लेकिन उच्च प्रभाव वाले उपकरण हैं। लहरों में प्रक्षेपित होने पर उन्होंने अमेरिकी नौसेना को अपने सबसे उन्नत इंटरसेप्टर और गन राउंड जलाने पर मजबूर कर दिया, जिससे हर सस्ता प्रक्षेपास्त्र करोड़ों डॉलर के खर्च में बदल गया। शुरुआती हूती हमला किसी डूबे हुए जहाज पर हमला करने के लिए नहीं था, यह एक संदेश भेजने के बारे में था। शाम के समय मिसाइलें एंड ड्रोन दागकर उन्होंने धुंधली होती रोशनी का फायदा उठाकर क्षितिज में समाहित हो गए, जिससे लक्ष्य को पहचानना मुश्किल हो गया। यहां तक कि जब एजिस और फालेंक्स की सुरक्षा ने उन्हें रोक दिया, तब भी लागत का अंतर स्पष्ट रहा। अमेरिकी नौसेना की अरबों डॉलर की ढाल बनाम कुछ $1000 में बने खिलौने, लेकिन अमेरिकी सिर्फ देखते और समझते नहीं रहे। 2 दिनों के अंदर ही अमेरिकी नौसेना ने निर्णायक जवाब दिया। राष्ट्रीय भूस्थानिक खुफिया एजेंसी के उपग्रह यमन के ऊपर छाए रहे। उनके इंफ्रारेड सेंसर रेगिस्तान, ईंधन भंडारों, लॉन्च फ्रेमों और छिपे हुए बंकरों में असामान्य गर्मी के संकेतों को पकड़ रहे थे। फिर एक प्रीडेटर ड्रोन इस खोज में शामिल हो गया, जिसका उच्च रिजोल्यूशन कैमरा प्रवेश द्वारों की मैपिंग कर रहा था और सुरक्षा बलों की स्थिति का सर्वेक्षण कर रहा था। उसी समय एक RC-135 टोही विमान हूती संचार पर नजर रख रहा था।
इसके इलेक्ट्रॉनिक गुप्तचर उपकरणों ने मिसाइल शिपमेंट और ड्रोन असेंबली के बारे में आदेशों को इंटरसेप्ट किया। विश्लेषकों ने इस डेटा को मिलाकर लक्ष्यों का एक सटीक नक्शा तैयार किया। जब हमले को हरी झंडी मिली तो यूएसएस ग्रेवली और यूएसएस कियर्नी ने निर्देशांकों पर ध्यान केंद्रित किया और अपने टॉमहॉक साइलो तैयार किए। उन दोनों विध्वंसक विमानों से एक दर्जन टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें रात के आसमान में गरज उठीं। उनकी भूभाग निगरानी प्रणालियां उन्हें नीचे और तेजी से निर्देशित कर रही थीं और रडार से बचने के लिए पहाड़ों और चोटियों से सटी हुई थीं। उसी समय वाहक से लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी, जिनमें से प्रत्येक में सटीक जेडैम बम थे। इन मूक बमों को जीपीएस किट से लैस स्मार्ट हथियारों में बदल दिया गया था, जो कठोर छतों और गहरे भूमिगत आश्रयों को भेद सकते थे। हमला एकदम सही तालमेल में हुआ। टॉमहॉक ने पहले हमला किया और उनके वॉरहेड्स हूथी गोला बारूद डिपो के भीतर तक पहुंच गए। धरती और कंक्रीट में विस्फोटों ने जोरदार धमाकों के साथ आसपास के गांवों को हिलाकर रख दिया। कुछ ही पलों में लड़ाकू विमान धुएं के गुब्बारों के बीच बम गिराते हुए वहां पहुंच गए। दूसरे विस्फोटों ने रेगिस्तान को जगमगा दिया, क्योंकि रॉकेट और ड्रोन ईंधन चमकदार धमाकों के साथ प्रज्वलित हो रहे थे। भोर होते होते प्रक्षेपण स्थल खंडहर में तब्दील हो गए। जहां कभी बंकर हुआ करते थे, वहां रेत में गड्ढे बन गए थे और आपूर्ति ट्रकों के रास्ते झुलसी हुई धरती के निशान थे। अमेरिकी नौसेना का संदेश स्पष्ट था, हमारे जहाजों को चुनौती दो और हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे, चाहे तुम कहीं भी छुप जाओ। इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों को दंडित करना या व्यापक युद्ध छेड़ना नहीं था। इसका लक्ष्य सीधे तौर पर आक्रमण के साधनों पर था। फिर भी लागत का संतुलन अभी भी भारी था। दर्जनों टॉमहॉक, जिनमें से प्रत्येक में 1 टन विस्फोटक लदे थे और जिनकी कीमत लगभग $10 लाख थी, ने मुट्ठी भर लॉन्च फ्रेम और स्टोरेज शेड को नष्ट कर दिया था। लड़ाकू विमानों ने बैरल भर जेट ईंधन जलाया और चालक दल घंटों योजना बनाने और समन्वय करने में लगे रहे। इस बीच हूती स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री और बचे हुए पुर्जों से रातों रात प्रक्षेपण स्थलों का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। यही आर्थिक रस्साकशी व्यापक संघर्ष को जन्म देती है। ईरान बड़े पैमाने पर सस्ते हथियार बनाता है, जिससे उसके प्रतिनिधि अमेरिकी भंडार को खत्म कर देते हैं और रसद पर दबाव डालते हैं। अमेरिका की प्रतिक्रिया हालांकि शक्तिशाली है। डॉलर और विदेशी सैन्य प्रतिबद्धताओं के राजनीतिक गणित दोनों के लिहाज से इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। हर पकड़ा गया ड्रोन, हर नष्ट हुआ बंकर कमांडरों को याद दिलाता है कि सिर्फ तकनीक ही इस चक्र को समाप्त नहीं कर सकती। लाल सागर पर स्थिति शांत है, फिर भी आशंकाओं से भरी है। ईरानी योजनाकार इस आदान प्रदान का विश्लेषण करेंगे और अगली बार के लिए अपनी रणनीति को और बेहतर बनाएंगे। हौथी, जो अपनी जान बचाने के लिए उत्साहित हैं, उन्नत उपकरणों के साथ फिर से कोशिश कर सकते हैं और अमेरिकी नौसेना अपने विध्वंसक जहाजों को पास रखेगी। उनके एजिस पैनल लहरों पर नजर रखेंगे और उनके मिसाइल साइलो तैयार रहेंगे। कुछ पल के लिए सोचें तो बाब अलमंडेब जलडमरू मध्य का संकरा पानी वैश्विक व्यापार के लिए एक नाजुक जीवन रेखा है, जहां से हर दिन खरबों डॉलर का माल गुजरता है। अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि वह खुद को समुद्री स्वतंत्रता का संरक्षक मानता है और जब भी यह जीवन रेखा डगमगाती है, वह मदद के लिए तैयार रहता है। फिर भी ईरान द्वारा सशस्त्र और निर्देशित हूतियों का अंत नहीं हुआ है। उन्होंने हर नाकाम कोशिश से सबक सीखा है और तेज मिसाइलों, ज्यादा स्मार्ट ड्रोनों या फिर ज्यादा साहसिक योजनाओं के साथ वापसी करेंगे, जो सबको उलझाए रखेंगी। हाल की नाकामियों के बावजूद इन रेगिस्तानी लड़ाकों ने अपना संकल्प नहीं खोया है। हर बार रोकी गई मिसाइल और नष्ट हुए ड्रोन उनकी रणनीति को और धारदार बनाते हैं। वे अमेरिकी नौसेना द्वारा अपने वाहकों की सुरक्षा पर नजर रखते हैं और यह भी देखते हैं कि लागत और जटिलता के बोझ तले उसकी सुरक्षा कहां कमजोर पड़ जाती है। वे जानते हैं कि उन्नत प्रणालियां भी केवल संख्याबल और चतुराईपूर्ण समय के कारण कमजोर पड़ सकती हैं। मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन रेत के बहाव जैसा लगता है। एक दिन ये दिग्गज अडिग दिखते हैं, अगले ही दिन अप्रत्याशित हमलों से उन्हें पीछे हटना पड़ता है। हैरी एस ट्रूमैन के डेक पर एक अधिकारी यमन के तट की ओर देख रहा है। दूर लगी आग की लपटें अभी भी धुंध में लटकी हुई हैं। वह जानता है कि हूती पिछली मुठभेड़ में भले ही हार गए हों, लेकिन वह यह भी जानता है कि वे लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। दोनों पक्ष एक दूसरे पर नजर रखते हैं, अगले कदम का इंतजार करते हैं, यह जानते हुए कि आज की शांति एक और तूफान से पहले का विराम मात्र है। तात्कालिक खतरे से परे एक अलग तरह का युद्ध क्षेत्र है, गुप्त हैंगरों, छिपे हुए रनवे और अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं वाला। उन तनावपूर्ण जल क्षेत्रों से ज्यादा दूर नहीं, आधी दुनिया दूर एक और रेगिस्तान में अमेरिका के सबसे उन्नत एरोस्पेस ठेकेदार और सैन्य परीक्षण स्थल धूल भरी घाटियों और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों में फैले हुए हैं। यहाँ स्कंक वर्क्स अपनी गुप्त परियोजनाओं को आगे बढ़ाता है, नॉर्थरॉप ग्रुमन स्टील्थ की सीमा को आगे बढ़ाता है, बोइंग अपने नवीनतम डिजाइनों को परिष्कृत करता है और नासा का आर्मस्ट्रैंग फ्लाइट रिसर्च सेंटर नए विचारों का परीक्षण करता है। उत्तर की ओर थोड़ी दूर ड्राइव करने पर आप एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस पहुंचते हैं,
जहां उड़ान परीक्षण का एक बिल्कुल नया अर्थ होता है। इसकी परिधि से परे चाइना लेक स्थित नेवल एयर वेपन स्टेशन गुप्त गोला बारूद परीक्षण और उन्नत हथियारों पर शोध करता है। और इस परिदृश्य पर ग्रूम लेक स्थित एरिया 51 की किंवदंती छाई हुई है। वह जगह जहां एलियन तकनीक और अति गोपनीय प्रोटोटाइप की फुसफुसाहटें वास्तविकता के साथ घुल मिल जाती हैं। इन अफवाहों में TR-3A ब्लैक मंटा भी शामिल है, जो वायुसेना और नॉर्थरॉप ग्रुम्मन के बीच एक गुप्त साझेदारी में बनाया गया एक सुपरसोनिक टोही विमान है। इसकी त्रिकोणीय आकृति और रडार को अवशोषित करने वाली त्वचा इसे दुश्मन के सेंसरों के लिए लगभग अदृश्य बना देती है। यह आकाश में एक भूत है जिसे पूर्ण गोपनीयता की आवश्यकता वाले गुप्त अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। लंबे पंखों और स्पष्ट रूपरेखा वाले साधारण जेट विमानों के विपरीत यह जहाज हवा में ऐसे आकार में उड़ता है कि उसे ट्रैक करना आसान नहीं है। TR-3B के बारे में तो और भी रहस्यमयी बात है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह एक एलियन दुर्घटना के अध्ययन से उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण विरोधी शक्ति का उपयोग करता है। किंवदंती के अनुसार यह अत्यधिक परमाणु ऊर्जा के तहत पारे को घुमाकर एक प्लाज्मा क्षेत्र बनाता है जो गुरुत्वाकर्षण को ही विकृत कर देता है। हालांकि ऐसी कहानियां तथ्य और कल्पना के बीच की रेखा खींचती हैं, लेकिन ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के युग की ओर ले जाती है, जब 1000 से ज्यादा जर्मन वैज्ञानिक प्रोजेक्ट पेपर क्लिप के तहत उन्नत तकनीकों पर काम करने अमेरिका आए थे। दक्षिण पश्चिम के गुप्त स्थलों और परीक्षण केंद्रों में आज भी विदेशी विज्ञान में छिपी सफलताओं की अफवाहें घूम रही हैं। यह सारी उच्च तकनीकी जादूगरी लाल सागर में गतिरोध से बहुत दूर एक ऐसे क्षेत्र में मौजूद है, फिर भी यह उसी जोश की ओर इशारा करती है। किसी भी प्रतिद्वंद्वी पर बढ़त हासिल करने की चाहत, चाहे समुद्र में किसी सस्ते ड्रोन को रोकना हो या दुश्मन के आसमान में बिना पकड़े जासूसी विमान को उड़ाना हो, लक्ष्य एक ही है, बढ़त बनाए रखना, दुश्मनों का संतुलन बिगाड़ना और भविष्य के हमलों को रोकना। ट्रूमैन के डेक पर वापस आकर अधिकारी अपनी दूरबीन नीचे कर लेता है। लहरें फिर से शांत हो गई हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि सतह के नीचे अगली चुनौती पहले से ही आकार ले रही है। हूती फिर से कोशिश करेंगे, शायद उन्नत रॉकेटों या किसी नए प्रकार के ड्रोन के साथ। ईरान के गुप्त योजनाकार उन्हें हथियार मुहैया कराते रहेंगे और दूर से यह देखकर खुश होंगे कि कैसे उनके छद्म अमेरिकी इच्छा शक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। और उससे भी आगे गुप्त हैंगरों और सुदूर रेगिस्तानों में और भी लड़ाइयां इंतजार कर रही हैं, जहां ब्लैक मंटा जैसी परियोजनाएं और एंटी ग्रेविटी क्राफ्ट की फुसफुसाहटें संभावनाओं को नए सिरे से परिभाषित करने का वादा करती हैं। दोनों ही क्षेत्रों में, समुद्र और आकाश में, कहानी एक जैसी है। एक तरफ चतुराई और दृढ़ता, तो दूसरी तरफ बेजोड़ मारक क्षमता और अत्याधुनिक तकनीक। आखिर में किसकी जीत होगी, यह सवाल अभी भी बरकरार है, लेकिन एक बात तो तय है, अगला कदम बस आने ही वाला है। रिपोर्टों के अनुसार TR-3A के विकास बजट का अनुमान 6-5 अरब डॉलर से भी ज्यादा है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा आकर्षक ऑप्टिकल सेंसर और सैन्य स्तरीय दूर संचार उपकरणों पर खर्च किया जाएगा। कल्पना कीजिए एक ऐसे ड्रोन की जो पास में मंडराते ही दुश्मन के रेडियो और डेटा लिंक को अचानक ब्लैकआउट कर दे। कहते हैं कि यह प्लेटफॉर्म सिर्फ एक जासूसी ड्रोन से कहीं बढ़कर है। यह गुरुत्वाकर्षण विरोधी प्रयोगों के लिए एक तैरती हुई प्रयोगशाला है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डाइलेक्ट्रिक एम्पलीफायर का इस्तेमाल होता है। यह सेटअप इंफ्रारेड हीट और रडार को इतनी तेजी से कम करने वाला है कि TR-3A लगभग सुपरसोनिक गति से तेजी से उड़ सकता है और फिर लगभग 880,000 फीट की ऊंचाई पर गुब्बारे की तरह तैर सकता है। अगर इसका आधा भी सच निकला तो उड़ान के बारे में हमारी सारी जानकारी फिर से लिख दी जाएगी। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस मशीन को हर सेकंड पायलट के आदेश की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंसानी हाथों में छड़ी और थ्रॉटल के बजाय यह अपने आप चल सकता है, जिसे एडेप्टिव टैक्टिकल स्पेस ऑपरेटिंग सिस्टम नाम की किसी चीज द्वारा निर्देशित किया जाता है। कल्पना कीजिए कि एक ऐसा यान विकल्पों पर विचार करता है, अप्रत्याशित खतरों से बचता है और जमीन से आदेश का इंतजार किए बिना अपना रास्ता खुद बदलता है। इससे सवाल उठता है कि क्या TR-3A वाकई एक गुप्त मानव रहित हवाई वाहन है, या यह एक ऐसे तकनीकी कार्यक्रम का आवरण है जो सैन्य विमानन को पूरी तरह से हिला सकता है। सुराग बताते हैं कि यह कोई शुद्ध विज्ञान कथा नहीं है। अफवाहों के अनुसार एंटी ग्रेविटी ड्राइव के लिए एक विशाल ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता होगी, जो जेट ईंधन या बैटरियों से कहीं अधिक है। यहीं पर कॉम्पैक्ट परमाणु रिएक्टरों की भूमिका आती है। लॉकहीड मार्टिन ने चुपचाप छोटे रिएक्टरों के लिए पेटेंट दाखिल कर दिए हैं, जो इतने छोटे हैं कि F-16 के अंदर समा सकें। अगर वे लड़ाकू विमानों के लिए उस तकनीक को नियंत्रित कर सकते हैं, तो कौन कह सकता है कि उन्होंने इसे इन गुप्त कार्यक्रमों के लिए अनुकूलित नहीं किया होगा। फिर डॉ. साल्वाटोर पेस जैसे लोगों का काम है, जिनके 2020 के पेटेंट किसी विज्ञान कथा उपन्यास के पन्ने जैसे लगते हैं। गुरुत्वाकर्षण तरंग जनरेटर, अंतरिक्ष और समय को मोड़ने वाले उपकरण,
ऐसे हथियार जो वास्तविकता के ताने बाने को झकझोरते प्रतीत होते हैं। ये विचार भले ही अजीब लगें, लेकिन जब नौसेना उन पेटेंटों को हासिल करके उनके लिए आवेदन करती है तो आपको पता चल जाता है कि कोई ध्यान दे रहा है। और B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर को भी न भूलें। 25 के दशक के अंत से शुरू होकर एक दशक से भी ज्यादा समय में निर्मित, इसने दुनिया को सिखाया कि कैसे रडार को चकमा देकर रात के अंधेरे में दुश्मन की सुरक्षा को भेदा जाए। स्टील्थ की जड़ों का पता लगाने से हम और भी पीछे चले जाते हैं। B-2 के उड़ान भरने से बहुत पहले 1930 के दशक के मध्य में विमान डिजाइनरों ने माइक्रोवेव किरणों से धातु के विशालकाय विमानों को छिपाने का तरीका खोज निकाला था। उन्होंने एयरफ्रेम को तीखे कोणों में ढाला और उन्हें रडार सोखने वाली खालों से लपेटा, जिससे ऐसे विमान बने जो दुश्मन की स्क्रीन पर गायब हो जाते थे। रात में दुश्मन के इलाके के ऊपर कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए ये शुरुआती स्टील्थ जेट विमान हवाई सुरक्षा की दरारों को चीरकर आसानी से निकल सकते थे। लेकिन इसकी शुरुआत 1947 में ही हो गई थी, जब रडार तकनीक अभी अपने पैर जमा ही रही थी। डार्पा ने एक चुनौती रखी, एक ऐसा विमान बनाना जो रडार के लिए इतना फिसलन भरा हो कि उसे कभी ट्रैक न किया जा सके। नॉर्थरॉप और मैकडॉनल्ड डगलस ने कुछ साहसिक विचार रखे, लेकिन A-12 और SR-71 पर अपने काम से उत्साहित लॉकहीड ने देर से कदम रखा और सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। उन्होंने कोणीय पंखों, नए कंपोजिट और विशेष पेंट को मिलाकर एक प्रोटोटाइप तैयार किया, जिसने साबित कर दिया कि रडार की अदृश्यता किसी सपने से कहीं बढ़कर है। असली जादू तब शुरू हुआ जब इंजीनियरों ने उन आकृतियों को कंप्यूटरों में डालना शुरू किया, जिससे एल्गोरिदम ऐसी सतहें बना सके जो रडार तरंगों को सभी दिशाओं में बिखेरती थीं। इस सफलता ने 70 के दशक के मध्य में हैव ब्लू परियोजना की शुरुआत की और डार्पा ने इन भूतिया विमानों के शुरुआती परीक्षणों का खर्च उठाया। वहां से स्टील्थ एक प्रचलित शब्द से कहीं बढ़कर बन गया। यह एक रणनीतिक बदलाव का कारण बन गया। यह सब हमें आज के दौर में ले आता है, जहां ब्लैक ऑप्स क्राफ्ट और एंटी ग्रेविटी ड्राइव की फुसफुसाहटें ऑप्टिक्स, स्वायत्तता और स्टील्थ में निर्विवाद सफलताओं के साथ घुल मिल जाती हैं। क्या TR-3A अगली छलांग है या किसी किंवदंती पर अटकलों की एक और परत? हम बस इतना ही निश्चित रूप से जानते हैं कि सैन्य विमानन उन क्षितिजों की ओर तेजी से बढ़ रहा है जो कभी विज्ञान कथा लेखकों के लिए आरक्षित थे। अगर आपने कभी सोचा है कि अगली पीढ़ी के विमान कैसे दिखेंगे, खामोश, अदृश्य और लगभग जादुई, तो आप अकेले नहीं हैं। उड़ान का भविष्य अभी आकार ले रहा है और यह हम में से ज्यादातर लोगों की कल्पना से भी कहीं ज्यादा अविश्वसनीय है।